अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 26 मई सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की अदलिया के अहम तरीन जो अदालती हफ्ता है, उस अदालती हफ्ते के अंदर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है कि एक अहम तरीन जो ज़मानत है, ज़मानत को मंजूर किया गया है और फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है। उसी के साथ ही दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान के रिहाई के केस के अंदर हुई है कि पूरी तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर धरना दे दिया है कि अगर आप इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई का केस क्यों नहीं लगा रहे, अगर आप नहीं लगाते तो ईद से पहले इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके अंदर एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 11 रुकनी आईनी बेंच मखसूस नशस्तों के केस के अंदर जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनको सुन रहा है और समाअत का आगाज़ होते ही आज जजेस ने जो है वो सवालात की बौछार कर दी है। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि फीडबैक अपना कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि जो ज़मानत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही के अंदर 3 रुकनी ये बेंच था जो कि GHQ हमला केस के अंदर ज़मानत का मामला सुन रहा था और उस ज़मानत के मामले के अंदर आज जजेस ने GHQ हमला केस जिस तरह से इस केस को बनाया गया है और उसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया है वो इतना हैरान कुन मौक़िफ़ है कि जो 9 मई के केसेस बनाए गए, GHQ हमला केसेस बनाया गया, उसके बाद मुतअद्दिद तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने भी केसेस बने, इतने भोंडे केसेस हैं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लगते हैं वहाँ पर वो जजेस जो कि कानून के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं और वो जजेस जो कि इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया से हट कर खड़े हैं और अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हैं, जब उन जजेस के पास ये केस लगते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से जो भोंडे इल्ज़ाम हैं वो प्रोसिक्यूशन ने लगाए हैं। आज कमरा अदालत के अंदर बड़ी हैरानगी हुई कि जब जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बताया गया कि जो मुल्ज़िम के ऊपर इल्ज़ाम है वो बड़ा हैरान कुन है। मैं आपके सामने जो कार्रवाई है वो हर बार रखता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, इसमें जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की सरबराही के अंदर 3 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने मुल्ज़िम रज़ा अली की ज़मानत को मंजूर किया है और उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इसमें जस्टिस हाशिम काकड़ ने सबसे पहले इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। बताया गया वकील समीर खोसा की तरफ से, उन्होंने कहा कि 2 अफराद पर एक ही पुलिस वाले को ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है, यानी कि 2 अफराद हैं, 2 अफराद के ऊपर एक ही इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने पुलिस वाले को ज़ख्मी किया है। उसके बाद समीर खोसा ने कहा कि शरीक मुल्ज़िम ज़ैनुल आबिदीन की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने यहाँ पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि 2 लोग एक ही पुलिस वाले को कैसे ज़ख्मी कर सकते हैं? प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक ही इल्ज़ाम दोनों पर कैसे लगाया? उसके बाद जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि ज़ख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं। उसके बाद कहा कि जो प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि मुल्ज़िम पर और भी काफ़ी इल्ज़ामात हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा इल्ज़ामात तो आप हर रोज़ कोई ना कोई नया लगा देंगे, 4 माह के हुक्म के बाद 1 महीने में सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद होती है। इसमें समीर खोसा ने कहा, जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील थे, उन्होंने कहा कि ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं हो रहा, अदालत ने 1 हफ़्ते की तारीख दी है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, जूनियर वकील केस कर रहे हैं तो ज़्यादा सख्ती ना करें, आप भी कभी जूनियर वकील रहे हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, सास भी कभी बहू थी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही के अंदर जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था, उन्होंने जो मुल्ज़िम अली रज़ा है, मुल्ज़िम रज़ा अली की ज़मानत 2 लाख मुचल्लकों के अंदर मंजूर करते हुए उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। ये इतने भोंडे तरीन केसेस हैं, GHQ हमला केस, 9 मई केसेस और तोड़ फोड़ के केसेस। इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ जब रियासत के जो है वो इंतकाम का निशाना बनी तो उनके ऊपर ये सारे भोंडे केसेस बनाए गए। अब ये वो भोंडे केसेस हैं जो कि जब अदालतों के अंदर लगते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समाअत की मार होती है कि वो केसेस उड़ जाते हैं। दूसरा अहम तरीन मुकदमा है इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर रिहाई का मामला, जो कि लटका हुआ है और उसके सबसे अहम जिम्मेदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं। और सरफराज डोगर साहब ने इस केस को अपने पास लगाया, उनमें ना ही तो किसी और जज को शामिल किया, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को शामिल किया गया। वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जिनका ट्रांसफ़र ही गैर कानूनी है और जिनके ट्रांसफ़र ही मुतनाज़े है और उनके ट्रांसफ़र से मुतलिक, उनकी सीनियरिटी से मुतलिक जिस कुर्सी के ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बैठे हैं वो कुर्सी ही इतनी मुतनाज़े है कि उनका केस भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा है। और किसी भी वक्त अगर जजेस इंसाफ के साथ खड़े हों तो किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट के ये 5 जजेस कायम मकाम
मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को अपनी कुर्सी से हटा सकते हैं। और वो सरफराज जोगर साहब इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो है वो सजा मतली के ऊपर सांप बनकर बैठ गए हैं और वो उस केस को नहीं लगा रहे। हुआ कुछ यूं था, जो कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी हमने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया कि जनाब जो समाअत हुई थी 15 मई को, 15 मई की समाअत के अंदर लतीफ़ खोसा ने रोस्तम के ऊपर कहा कि आप इस केस को आइंदा हफ्ते यानी कि इस हफ्ते बुध के रोज़ या जुमेरात के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। सरफराज जोगर साहब ने कमरा अदालत के अंदर कहा था कि मैं इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा, लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। फिर कुछ यूं हुआ कि गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात के रोज़ जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने धरना दिया तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन साहब ने यह दावा किया कि मेरी सरफराज जोगर साहब के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा है कि हम आपका केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एक मरतबा फिर थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज है और तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और दीगर तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है वो आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की अदालत के अंदर पेश हुई है, वहाँ पर गई है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर। और जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम इस केस को समाअत के लिए इसी हफ्ते मुकर्रर करवा देंगे। तहरीक इंसाफ मुतहरिक है कि उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो सरफराज जोगर साहब हैं वो भी बड़े मुतहरिक हैं, वो भी कहते हैं कि मैं ईद के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करूंगा। यानी कि इतनी अर्जेंट नोयत के हमेशा जो जमानत के केसेस होते हैं वो इंतहाई अर्जेंट नोयत के केसेस होते हैं और उनको फौरी तौर पर सुना जाता है अर्जेंट केसेस के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है वो कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ है और कब्ज़े माफिया का जो दिल करता है वो उसी के मुताबिक करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को बहरहाल जो है वो जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, उनके सामने कोई अहम तरीन केस नहीं लग रहा। तीसरा अहम तरीन मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी आइनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही के अंदर, वो इस केस को सुन रहा है। और वैसे तो बराह रास्त आप इस केस को सुन रहे होंगे कि बराह रास्त तौर पर इसकी नशरियात चल रही हैं, आप देख रहे होंगे कि बेंच की सरबराही कौन कर रहा है, कौन जज सबसे ज़्यादा बोल रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब बोल रहे हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब बोल रहे हैं, ना ही तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब सवाल कर रहे हैं, ना ही दीगर जजेस सवाल कर रहे हैं। या तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा सवाल करती हैं, या मोहम्मद अली मज़हर साहब सवाल करते हैं, या जमाल खान मंदोखेल साहब सवाल करते हैं। आइनी बेंच के सरबराह कौन है? सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, लेकिन वो खामोश होकर बैठे हैं। उन्होंने अभी तक कोई एक सवाल जब से समाअत शुरू हुई है वो नहीं किया। समाअत की अभी जो कार्रवाई हुई है वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो मखदूम अली खान साहब हैं जो कि फेडरेशन के वकील हैं, वो इस वक्त रोस्टम के ऊपर अपने दलाइल दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं उन्होंने सवाल पूछा कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? अच्छा, पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ही ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया? मखदूम अली खान ने कहा कि हिस्सा नहीं लिया। ये वो क्लू है जो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा नून लीग के वकील को दे रही हैं। क्या आप बताएं कि क्या जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन में थी? उन्होंने कहा नहीं थी। उन्होंने कहा कि फिर आज़ाद जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कैसे मिल गए? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ तहरीक इंसाफ का अलायंस था और वो बाद में काजी फायजीसा ने जो किया। उसके बाद मखदूम अली खान साहब ने कहा कि आज़ाद अरकान जीतकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इलेक्शन नहीं लड़ा। तो यहाँ पर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात ना बना सकते थे लेकिन मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। जस्टिस जो वकील हैं मखदूम अली खान, उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। मखदूम अली खान ने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई किया गया। अरकान को डी नोटिफाई करने से कबल कोई नोटिस नहीं किया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया। अदालत के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आर्टिकल 185(3) में आए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था। यहाँ पर मखदूम अली खान ने कहा कि जनाब
अदालती फैसला आर्टिकल 225 का जिक्र तक इसमें मौजूद नहीं है। आर्टिकल 225 के तहत किसी इलेक्शन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 225 का इस केस में इतलाक कैसे होता है, और उसके बाद जो है वो ये केस अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 11 रुकनी आईनी बेंच है वो इस केस को सुन रहा है। लेकिन दिलचस्प चीज़ जो कि बार बार मैं अपनी वीडियो के अंदर एक ही चीज़ का जिक्र करता हूं कि इस 11 रुकनी आईनी बेंच में से 2 जजेस ने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई का फैसला मखसूस नशिस्तों का क्यों नहीं माना। उन 2 जजेस में से जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ आपने देखा। अब जो 11 रुकनी यानी बेंच सुन रहा है उनमें से कोई जज सवाल ये नहीं कर रहा कि जनाब नून लीग, हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने तो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच के फैसले को ही नहीं माना, 12 जुलाई के फैसले को ही नहीं माना, तो किस तरह से इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून और उसके बाद पीपल्स पार्टी नज़रसानी के अंदर आ गई है कि ये मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, हमें दी जाएँ। बहरहाल अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका है। आज बराह रास्त तौर पर अवाम ये देख रही होगी कि उनके ऊपर मैंडेट पर जिस तरह से डाका मारा गया, और उसको अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर कोई अवाम के मैंडेट के ऊपर एक और डाका मार रहा है, और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं ये देने जा रहा है पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और दीगर जो जमातें हैं, अगर उनको देने जा रहा है तो फिर भी अब लोग ये देखेंगे कि किस तरह से उनके हक के ऊपर डाका मारा जाता है और जजेस उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और आज के जजेस जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देखें वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिस वक्त के अंदर इस केस को लगाया गया है 27वीं आईनी तरमीम हमारे ध्यान के ऊपर है, और अदलिया को फतह करने के लिए अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो वो कसर 27वीं आईनी तरमीम पूरी कर देगी। और वो तो 27वीं आईनी तरमीम कैसे पूरी होगी, वो मखसूस नशिस्तों के जरिए पूरी होगी, और यही जजेस मखसूस नशिस्तें उठाकर जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की झोली के अंदर डालेंगे। और ये अवाम आज बराह रास्त तौर पर देख रही होगी कि ये जजेस किस तरह से इस गैर आइनी अक़दाम को प्रोटेक्ट करते हैं, और किस तरह से ये जजेस अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी को देने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को देने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस वक्त के अंदर अहमियत है और वक्त के अंदर इस केस को लगाया गया है तो साफ़ है इसका मकसद और क्या हो सकता है। बहरहाल अभी जो केस है वो चल रहा है, और मज़ीद केस की जो तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।